हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। हम पंचायती राज का एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हम निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन किए थे, जितने भी बन सकते हैं और जितना ज़्यादा पूछा जाता है। आज हम विविध ये लास्ट टॉपिक है पंचायती राज एमसीक्यू सीरीज़ का। इसमें हमने 500 के आसपास क्वेश्चन कर लिया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। अब ये लास्ट टॉपिक है विविध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसमें सभी टॉपिक मिक्स हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना कब जारी हुई? ऑप्शन ए 23 नवंबर 2019, ऑप्शन बी 23 दिसंबर 2019, ऑप्शन सी 25 नवंबर 2019, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 2019। तो ये 2019 सीजीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और अभी का जो अधिसूचना है, अभी जो 2025 में पंचायती राज का जो चुनाव हुआ, वो 17 जनवरी 2025 को इसका अधिसूचना आया, इसके आसपास लगभग। तो ये अभी का करंट टॉपिक है, तो ये करंट अफेयर में मेन देखा जाएगा और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। अब ये पूछ भी दे सकते हैं कि इसी साल चुनाव हुआ है और बाकी कुछ जगह में बचा भी है चुनाव। तो ये 17 जनवरी 2025 को इसकी अधिसूचना आया है और ये तो पुराना डेटा का है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2019 के हिसाब से। और इसका व्याख्या भी 2019 के हिसाब से है, तो ये तो पूछेगा नहीं। तो जो अभी करंट अपडेट मेरे को न्यूज़ से जो मिला है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, बाकी उसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है इसलिए। ये जो सोर्स मैं दिखा रहा हूँ वो नवभारत टाइम्स से है, नवभारत में जो आर्टिकल्स आए थे उसका। आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की अधिसूचना 17 जनवरी 2025 को जारी की गई थी। अधिसूचना 17 जनवरी 2025 को जारी की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 जनवरी 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव कार्यक्रम का चरण, पहला चरण 17 फरवरी 2025, दूसरा चरण 20 फरवरी 2025, तीसरा चरण 23 फरवरी 2025। इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है। मतगणना की तिथि, पहले चरण की मतगणना 18 फरवरी 2025 को हुई, दूसरे चरण की मतगणना 21 फरवरी 2025 को हुई, तीसरे चरण की मतगणना 24 फरवरी 2025 को हुई। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए। नगरीय निकाय चुनाव 11 फरवरी 2025 को ईवीएम के माध्यम से हुई, जिनके परिणाम 15 फरवरी 2025 को घोषित की गई थी। तो ये था करंट चुनाव का अपडेट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो बताना है। इसमें समिति दिया गया है और उसके द्वारा की गई सिफारिश दिया गया है। तो आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित है। पहला, पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण पीके राव, तो ये सही है। पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण का सिफारिश पीके राव के द्वारा ही दिया गया है। दूसरा, पंचायत राज प्रशिक्षण एएस त्रिवेदी, तो ये गलत है। पंचायत राज प्रशिक्षण जी रामचंद्रन के द्वारा सिफारिश की गई थी, जी रामचंद्रन के द्वारा, तो ये गलत है। सी, पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह एसडी मिश्रा, तो ये सही है। पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह एसडी मिश्रा की सिफारिश होती, ये भी सही है। डी, ग्रामीण विकास एवं गरीब उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था जीवीके राव समिति, तो ये भी सही है। पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन ए में है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, पंचायत राज संस्थाओं पर गठित अध्ययन दल, तो यहाँ अध्ययन दल मतलब जो अध्ययन किया गया है वो, और यहाँ पास उसके अध्यक्ष जो थे वो। पहला, पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण पीके राव। दूसरा, पंचायत और सहकारी समिति के संबंध में कार्य समूह एसडी मिश्रा। तीसरा, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था जीवीके राव। चौथा, पंचायत राज प्रशिक्षण जी रामचंद्रन। पांचवा, पंचायत राज वित्त के संथानम। छठवा, पंचायत राज प्रशासन बी ईश्वरन। सातवां, खंड स्तर पर योजना स्वरूप एमएल दातेवाला। तो ये समझ में आ गया होगा, ये सब समिति का है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट,
किसके द्वारा पंचायतों के लेखा और अंकेक्षण का रखरखाव किया जाता है? किसके द्वारा पंचायतों का लेखा और अंकेक्षण का रखरखाव किया जाता है? ऑप्शन ए संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, तो गलत है। संसद हर एक ग्राम पंचायत के लिए नहीं, पंचायत के लिए नहीं बनाता कानून। दूसरा, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, तो ये सही है। जो राज्य विधायिका जो कानून बनाएगा उसके द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 का रखरखाव किया जाएगा, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि पंचायतों के लेखों का अंकेक्षण राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के अधीन एक स्वतंत्र अंकेक्षण संस्था द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों की क्रियाकलापों का समन्वय, मूल्यांकन और मार्गदर्शन कौन करता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन सी जिला पंचायत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। सामान्यतः पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं, जबकि ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के क्रियाकलापों का समन्वय, मूल्यांकन और मार्गदर्शन राज्य सरकार, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग तथा जिला पंचायत के सामूहिक प्रयास से किया जाता है। सामूहिक प्रयास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए कलेक्टर द्वारा, ऑप्शन बी राज्य शासन द्वारा, ऑप्शन सी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा, ऑप्शन डी जिला पंचायत द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य शासन द्वारा। अगर दो पंचायतों के मध्य विवाद होता है, जैसे पंचायत ए है और पंचायत बी है, इन दोनों के मध्य विवाद होगा तो इन विवाद का निपटारा राज्य शासन द्वारा कराया जाता है। व्याख्या, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से राज्य शासन के नियंत्रण में रहती है, इसीलिए दो पंचायतों के मध्य विवादों की स्थिति में अंतिम निर्णय राज्य शासन का होता है। नेक्स्ट, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? छावनी बोर्ड का मतलब, जैसे पंचायत मतलब राज्य और छावनी बोर्ड मतलब केंद्र का कोई अंग जो होगा, उनके मध्य में अगर विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन कराता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए कलेक्टर संभागीय आयुक्त के अनुमोदन के अधीन, तो ये गलत है, कलेक्टर नहीं करवाता। दूसरा, संभागीय आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुमोदन के अधीन, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन, तो ये सही है। केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन राज्य सरकार ही निपटारा करती है। व्याख्या, पंचायतों का क्रियाकलाप राज्य सरकार का विषय है। जो भी पंचायत का जो भी क्रियाकलाप है वो किसका है? राज्य सरकार का विषय है। जबकि छावनी परिषद बोर्ड छावनी अधिनियम 2006 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित और मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत है। मतलब इसको केंद्र सरकार ने गठित किया है, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद अंतिम निर्णय राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन लेगी। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से सही क्या है? एक पंचायत सदस्य जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठता और मत देता है, तो उसे प्रत्येक दिन 50 रुपये का दंड दिया जाएगा। तो पहला सही है। जो पंचायत सदस्य होते हैं, नॉर्मल सदस्य जैसे कि पंच, वो जानते हैं कि पंचायत के पद में वो धारण करने के योग्य नहीं है, फिर भी वो बैठते हैं और उसमें मत देते हैं, तो उन्हें 50 रुपये दंड दिया जाता है। दूसरा, एक पंचायत सदस्य जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठता है और मत देता है, तो उसे प्रत्येक दिन 200 रुपये दंड दिया जाएगा। तो गलत है, 50 रुपये दंड दिया जाता है, तो दूसरा नंबर गलत है। नेक्स्ट, एक सरपंच जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है। एक सरपंच
जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठता है और मत देता है, तो उसे प्रत्येक दिन 500 रुपये का दंड दिया जाता है। तो ये गलत है। पंच के लिए 50 रुपये है और सरपंच के लिए 100 रुपये है दंड। नेक्स्ट, एक सरपंच जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठता और मत देता है, तो उसे प्रत्येक दिन 100 रुपये का दंड दिया जाता है। तो ये सही है, सरपंच के लिए 100 रुपये का दंड दिया जाता है और पंच के लिए 50 रुपये का दंड। नेक्स्ट, एक उप सरपंच जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठता है और मत देता है, तो उसे प्रत्येक दिन 500 रुपये का दंड दिया जाएगा। तो ये गलत है, 500 रुपये नहीं दिया जाता, इसका भी 100 रुपये है। उप सरपंच भी 100 रुपये दंड देता है। छठवां, एक उप सरपंच जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठता है और मत देता है, तो उसे प्रत्येक दिन 100 रुपये का दंड दिया जाएगा। तो ये सही है। पंच के लिए 50 रुपये है और सरपंच और उप सरपंच के लिए 100 रुपये दंड है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला, चौथा और छठवां सही है, जो ऑप्शन डी है। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। और डिटेल देख लेते हैं इसका। व्याख्या। पहला, यदि कोई पंच या सदस्य पद धारण करने का हकदार नहीं है, फिर भी वह बैठक में शामिल होता है या मत देता है, तो उसे प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये का दंड दिया जाएगा। कोई व्यक्ति जिसकी पदावधि समाप्त हो गई हो या त्यागपत्र दे दिया हो या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो या पद से हटा दिया गया हो या पंचायत की संपत्ति को तत्काल नहीं सौंपेता, उसे 2000 रुपये तक दंड दिया जाएगा। कहने का मतलब कोई व्यक्ति या पंच रहे या सरपंच रहे, उसका पदावधि समाप्त हो गया है या उसने त्यागपत्र दे दिया है या उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, ठीक, उसके या वो तत्काल रूप से पद से हट गया है, तो भी अगर वो पंचायत की संपत्ति को नहीं सौंपता है नए सरपंच या सदस्य को, तो उसके ऊपर 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा, दंड लगेगा। ये बताया गया है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति जो पंचायत के किसी सदस्य या पदाधिकारी के कर्तव्य निर्वाह के बाधा पहुंचाता है, तो उसे 250 रुपये तक का दंड दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति या सदस्य किसी दूसरे व्यक्ति या सदस्य के कर्तव्य निर्वाह पर बाधा पहुंचाएगा, तो उसके ऊपर 250 रुपये का जुर्माना लगेगा। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति जो पंचायत के या उसके किसी पदाधिकारी द्वारा जारी आदेशों की सूचना को या किसी संकेत को या चिन्ह को बिना अनुमति हटाएगा, विनिष्ट करेगा, विरूपित करेगा, तो उसे 50 रुपये हर्जाने से दंडित किया जाएगा। 50 रुपये हर्जाने। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति जो किसी सूचना या किसी अन्य आदेशिका द्वारा कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित किया गया है, किंतु ऐसी जानकारी देने में विलंब करेगा या जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा, तो उसे 250 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहता है दूसरा सदस्य या अधिकारी, फिर भी अगर कोई विलंब करेगा या मिथ्या गलत सूचना देगा, तो उसके ऊपर 250 रुपये का जुर्माना लगेगा। नेक्स्ट, पंचायत का कोई भी सदस्य या सेवक पंचायत की किसी जंगम या स्थावर संपत्ति के विक्रय में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः बोली नहीं लगाएगा। ये बोल रहे हैं कि कोई भी पंचायत का सदस्य जो रहेगा, किसी तरीके का अगर कहीं बोली लगता है किसी जंगम या स्थावर संपत्ति में, मतलब चल या अचल संपत्ति में किसी तरीके का बोली लगता है, तो पंचायत का सदस्य इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा या उसमें कोई हित अर्जित नहीं करेगा। यदि पंचायत का कोई सदस्य ऐसा करता है, तो उसे 250 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा तथा उसे पद से या सेवा से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु निर्भर होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था वित्त के लिए किसके ऊपर निर्भर होती है, देखते हैं। ऑप्शन ए विशेष करों पर, ऑप्शन बी स्थानीय करों पर, ऑप्शन सी शासकीय वित्त पर, ऑप्शन डी संपत्ति कर पर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शासकीय वित्त पर पंचायत व्यवस्था निर्भर रहती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या, भारतीय संविधान में सूची विभाजन के तहत पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, अतः राज्य की संचित निधि से शासकीय वित्त के माध्यम से पंचायतों का वित्त पोषण और सहायता अनुदान की व्यवस्था की जाती है। पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है, इस कारण
राज्य की संचित निधि से पंचायती राज की सहायता की जाती है और अनुदान दी जाती है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 के अनुच्छेद 243 आई में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। राज्य द्वारा उद्गृहित करों एवं शुल्कों को राज्य और पंचायतों के मध्य न्याय संगत पद्धति से विभाजित करने की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा की जाएगी। राज्य और पंचायतों के मध्य न्याय संगत पद्धति से विभाजन करने का सिफारिश राज्य वित्त आयोग करती है राज्य सरकार से। इसके माध्यम से ही राज्य वित्त आयोग निधि से शासकीय अनुदान पंचायतों को प्रदान करेगी। किसके माध्यम से? राज्य वित्त आयोग के माध्यम से अनुदान प्रदान करेगी। ज्ञात हो कि पंचायती राज व्यवस्था के वित्त का प्रमुख स्रोत शासकीय वित्त होता है। केंद्रीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के पूरक स्रोतों में वृद्धि के लिए राज्य की समेकित विधि आवश्यक उपायों के बारे में सलाह दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर विनिश्चय करता है? अभी व्याख्या में देखें, वित्त आयोग के सिफारिश पर विनिश्चय करता है। राज्य सरकार जो है सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर देगा? वित्त आयोग की सिफारिश पर। व्याख्या, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 के अनुच्छेद 243 आई में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। राज्य द्वारा उद्गृहित करों एवं शुल्कों को राज्य और पंचायतों के मध्य न्यास संगत पद्धति से विभाजित करने की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा की जाएगी। देखो, राज्य वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश की जाएगी। इसके साथ ही राज्य वित्त आयोग की निधि के शासकीय अनुदान पंचायतों को प्रदान करेगी। निधि के शासकीय अनुदान पंचायतों को राज्य वित्त आयोग प्रदान करेगी। ज्ञात हो कि पंचायती राज व्यवस्था के वित्त का प्रमुख स्रोत शासकीय वित्त होता है। केंद्रीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर राज्य में पंचायतों के पूरक स्रोतों में वृद्धि के लिए राज्य की समेकित विधि आवश्यक उपायों के बारे में सलाह दे सकती है। ये व्याख्या ऊपर वाला ही है, सेम वैसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 आई का प्रावधान करता है। किसका प्रावधान करता है? 243 आई, वो बताना है। तो अभी व्याख्या में देखे थे, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है 243 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? अभी ऊपर व्याख्या में देखे थे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत करता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है वो बताना है। याद रखिए, क्या सही नहीं है वो बताना है। पहला, भारत में संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसके गठन के लिए किए जाने का प्रावधान है। तो ये सही है। 73वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 243 आई में इसके गठन का प्रावधान किया गया है। दूसरा, इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन सी, यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित करता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या सही नहीं है ये पूछा गया है और ये तीनों हमारा सही है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, मतलब तीनों सही हैं। ऑप्शन डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य करों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिए, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत 2 तरीके का कर लेता है। एक अनिवार्य कर लेता है और एक ऐच्छिक कर लेता है। तो अनिवार्य कर नॉर्मली 6 प्रकार के होते हैं और ऐच्छिक कर अपनी इच्छा से लगाया जाता है। पंचायत अपनी इच्छा से लगाया जाता है। अनिवार्य कर धारा 77 में आता है। धारा 77 उपखंड 1 में आता है अनिवार्य कर। और ऐच्छिक कर धारा 77 उपखंड 2 में आता है। इसको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अनिवार्य कर और ऐच्छिक कर के धारा 77 1 और धारा 77 2। अनिवार्य कर मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं और ऐच्छिक कर
अपनी इच्छा से लगाया जाता है तो 6 भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कौन अनिवार्य कर में सम्मिलित नहीं है। पहला, ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त प्रकाश व्यवस्था पर कर। तो प्रकाश कर जो होता है वो अनिवार्य कर होता है। दूसरा, प्रकाश कर अनिवार्य कर होता है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त प्रकाश कर ये किसी मामले में ऐच्छिक भी हो सकता है। दूसरा, वित्त कर, वित्त कर जो है अनिवार्य कर है। तीसरा, सरायों धर्मशालाओं पर फीस, तो ये अनिवार्य कर नहीं है। तीसरा, जल कर, जल कर वैकल्पिक कर होता है। बाजार फीस ये अनिवार्य कर होता है। बैलगाड़ी स्टैंड के लिए फ़ीस ये भी वैकल्पिक कर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कौन सा अनिवार्य और कौन सा वैकल्पिक कर ये बता दिया हूँ। और ये एग्ज़ाम में जो आया है उस समय ये क्वेश्चन लुप्त हो गया था क्योंकि इसका ऑप्शन गलत दिया था, या जो भी रीज़न हो। तो इसमें कौन सा अनिवार्य कर है, कौन सा वैकल्पिक बता दिया। इसको याद रखिए, अनिवार्य कर धारा 77 के उपखंड 1 में आता है जो अनुसूची 1 कहलाती है, और वैकल्पिक कर धारा 77 उपखंड 2 में आता है जो अनुसूची 2 कहलाती है। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। व्याख्या, ग्राम पंचायत द्वारा आरोपित किए जाने वाले अनिवार्य एवं वैकल्पिक कर। अनिवार्य कर धारा 77 उपखंड 1 अनुसूची 1 कहलाता है। इसमें जो दिया गया है अनिवार्य कर में, पहला है संपत्ति कर या भूमि कर, दूसरा प्रकाश कर, तीसरा व्यवस्था कर, व्यवसाय कर, चौथा बाजार कर, पांचवा शौचालय कर, और एक छठवा और होता है पशुधन के लिए रजिस्ट्रीकरण पर कर। वैकल्पिक कर धारा 77 उपखंड 2 अनुसूची 2 कहलाता है। इसमें वाहन कर, पशु कर, उपयोगिता के विषय पर कार्यों पर कर, एजेंट कमीशन, एजेंट अथवा माप करने वाले व्यक्तियों पर कर, ये सब आते हैं। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों द्वारा लिया जाने वाला ऐच्छिक कर है। ऐच्छिक मतलब वैकल्पिक कर बोला जा रहा है। ऑप्शन ए, भूमि या भवनों या दोनों पर संपत्ति कर, तो संपत्ति कर अनिवार्य कर होता है। ऑप्शन बी, बैलगाड़ी या टांगा स्टैंड पर कर, तो ये जो होता है हमारा वैकल्पिक कर होता है, ऐच्छिक कर होता है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतें नहीं लगा सकती। कौन सा कर ग्राम पंचायतें नहीं लगा सकती। तो इसमें प्रवेश कर जो है ग्राम पंचायतें नहीं लगा सकती हैं। वाहन कर लगाती है, गृह कर लगाती है, वाहन कर लगाती है, तीर्थ कर लगाती है, पंचायतें प्रवेश कर नहीं लगा सकती, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पंचायतों के 3 स्तरों का पहला चुनाव कब हुआ था। चुनाव कब हुआ था ये बताना है। पहला चुनाव कब हुआ था, तो ये जनवरी 2005 में पहला चुनाव हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या, राज्य गठन के बाद प्रथम बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जनवरी 2005 को संपन्न हुआ। इसके बाद वर्ष 2010, 2015 और 2019 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आयोजन हुआ। 5 वर्षों के अंतराल में किया गया। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024 में प्रस्तावित है। क्वेश्चन, पंचायतों की लेखाओं का अंकेक्षण कौन करता है। तो पंचायतों की लेखाओं का अंकेक्षण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पंचायतों की लेखाओं का अंकेक्षण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत सेक्टर की उस योजना का क्या नाम है जिसमें व्यावसायिक परिसर निर्माण का प्रावधान है। तो उस योजना का नाम ग्राम विकास योजना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करने का प्रावधान इस राज्य के पंचायत अधिनियम 1993 में किस वर्ष संशोधन कर शामिल किया गया। तो ये 2004 में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या, ग्राम पंचायतों द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था कराने का प्रावधान इस राज्य के पंचायत अधिनियम 1993 में वर्ष 2004 में संशोधन कर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू होने के बाद किस अधिकरण को जिला पंचायत में विलीन कर दिया गया। तो जिला पंचायत में किस अधिकरण को विलीन कर दिया गया, आइए देखते हैं। पहला,
जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, तो पहला सही है, इसको तो विलीन किया गया था। दूसरा जिला विकास अधिकरण, तो ये गलत है। तीसरा जिला नगरीय विकास अधिकरण, ये भी गलत। चौथा जिला ग्रामीण कल्याण अधिकरण, ये भी गलत। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बस सही है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला बस सही था इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों में खाली पदों पर उपचुनाव हुए, तो पंचायतों में खाली पदों पर उपचुनाव 20 जनवरी 2022 को हुआ था, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के किन संस्थाओं में पदेन सदस्य नहीं होते? पहला ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा जनपद पंचायत, चौथा जिला पंचायत। तो ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत में पदेन सदस्य नहीं होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी जनपद पंचायत और जिला पंचायत में पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो पंचायतों में वित्तीय स्थिति की समीक्षा वित्त आयोग करती है, ऊपर हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से किन जनप्रतिनिधियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई? ऑप्शन ए जनपद पंचायत, जनपद अध्यक्ष, ऑप्शन बी जनपद उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी जनपद पंचायत सदस्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य तीनों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है। आइए देखते हैं किसका कितना कितना बढ़ा है। व्याख्या, पंचायत पदाधिकारियों की मानदेय में निम्नानुसार संशोधन किया गया। पहला कॉलम रहेगा पदाधिकारी का, दूसरा पूर्व में मानदेय और तीसरा कॉलम जो है वर्तमान में मानदेय। तो पहला जिला पंचायत अध्यक्ष का पूर्व में 15,000 प्रति माह था, वर्तमान में 25,000 प्रति माह है, मतलब 10,000 रुपये इसमें बढ़ोतरी हुई है। दूसरा जिला पंचायत उपाध्यक्ष, पहले इसका 10,000 था प्रति माह, अब 15,000 हो गया है, तो इसमें 5,000 की बढ़ोतरी हुई है। तीसरा जिला पंचायत सदस्य, पहले 6,000 था, अब 10,000 हो गया है, तो जिला पंचायत सदस्य का 4,000 का बढ़ोतरी हुआ है मानदेय में। चौथा जनपद पंचायत अध्यक्ष, पहले 6,000 था, अब 10,000 है, तो इसमें भी 4,000 की बढ़ोतरी हुई है। पांचवा जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, पहले 4,000 था, अब 6,000 हो गए, तो इसमें 2,000 की बढ़ोतरी हुई है। छठवा जनपद पंचायत सदस्य, पहले इसका 1,500 रुपये प्रति माह था मानदेय, अब 5,000 हो गया है, तो इसमें 3,500 रुपये मानदेय की बढ़ोतरी हुई है। सातवां सरपंच, पहले 500 रुपये था प्रति बैठक 500 रुपये था सरपंच का, और अधिकतम 2,000 तक रहता था, लेकिन अब वर्तमान में 4,000 हो गया है, तो इसमें 2,000 की बढ़ोतरी हुई है। अधिकतम इसका 2,000 था, उसके हिसाब से 2,000 की बढ़ोतरी हुई है। आठवां पंच, पहले 100 रुपये प्रति बैठक था और अधिकतम 200 रुपये तक जाता था, अब 500 रुपये प्रति बैठक, मतलब 300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है अधिकतम के हिसाब से देखा जाए तो। नोट, पदाधिकारियों की संशोधित दरें 1 अप्रैल 2022 से प्रभावशील है, याद रखना ये 1 अप्रैल 2022 से प्रभावशील है। नेक्स्ट, और पंचायती राज का आखिरी क्वेश्चन जो विनय कुमार पाठक सर का बुक का है, इसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देखिएगा, पुराने वीडियो को देखिएगा, और आगे सारे वीडियो को एक साथ मर्ज करके एक मैं वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ पूरा व्याख्या भी डिटेल में बताया गया है, जिससे आपका आधे से ज़्यादा 80% तक का इस सब्जेक्ट का आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस व्याख्या से भी बन सकते हैं जिसको आप अटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कुछ डाउट हो तो। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक सूची 1 और सूची 2। क्वेश्चन 25, पंचायती राज अधिनियम 1993 अध्याय 14 एवं 14A के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अध्याय 14 और 14A में पेशा एक्ट दिया गया है, तो उसी को सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 और ये सूची 2। धारा 129 पंचायतों की संपरीक्षा के बारे में बताता है, तो ये डी मतलब ए का 4 हो जाएगा। धारा 129A हमेशा परिभाषा को बताता है, तो परिभाषा हो जाएगा।
धारा 129B यह ग्राम तथा ग्राम सभाओं के गठन को बताता है, तो सी का जो है दूसरा हो जाएगा। धारा 129C ये ग्राम सभा की शक्ति एवं कृत्य को बताता है। ये पेशा एक्ट का धारा है जो ये सब बताता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या धारा 129 पंचायतों की संपरीक्षा, धारा 129A परिभाषा, धारा 129B ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन, धारा 129C ग्राम सभा की शक्ति एवं कृत्य। तो यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। सारे वीडियोस को देखिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।